गर्मी में गरीब सास बहू का लीची का घर, सामान और साड़ी। माँ जी अच्छे से सोच लीजिए, ये हमारे पास एक आखिरी जादुई लीची बची है। अगर ये लीची भी बर्बाद हो गई तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। ये हमारे पास आखिरी मौका है अपनी जिंदगी को सुधारने का। बहुओं, इस लीची के घर में इतनी ठंडक है, फिर भी तुम्हारी बातें सुनकर पसीने आ रहे हैं। डरा क्यों रही हो? माँ, सोचा आपने? हाँ, मैंने सोच लिया। तभी सास उस आखिरी जादुई लीची को लेकर एक ऐसा मंत्र बोलती है जिसके बोलने से एक जादुई रोशनी में उनका कहा पूरा हो जाता है। लेकिन वो क्या था, ये जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। साथ ही उन्हें जादुई लीची कैसे मिली, आइए जानते हैं। कुछ महीने पहले तीनों सास बहू और उसके बेटे झोपड़ी में रह रहे थे, गर्मी से बेहाल, बिना लाइट के पंखा करते हुए। एक तो ये गर्मी, ऊपर से लाइट भी गई। बाप रे माँ जी, बिना लाइट पंखे के तो खाना भी नहीं खाया जा रहा। मैं तुझे क्या बोलूं, खुद मेरा हाल भी यही है। बिना लाइट के इस गर्म झोपड़ी में रहने से अच्छा है हम तीनों बाहर एक पेड़ के नीचे ही बैठ जाएं। कम से कम उस छांव में तो ठंडक होगी। ऐसा कुछ नहीं है जी, बाहर भी गर्म हवा चल रही है। फिर भी गर्मी में तो रह नहीं सकते, पसीने आ रहे हैं। ये कहकर तीनों भाई घर से बाहर चले जाते हैं। तभी गली में लीची बेचने वाला आता है कि उसकी आवाज से तीनों बहुएं सास भी बाहर आती हैं। लीची ले लो, लीची, खट्टी मीठी रसीली लीची ले लो। एक बार खाओगे तो फिर से आओगे। लीची ले लो। माँ जी लीची खाने का मन कर रहा है। अरे क्या 2 साल के बच्चे की तरह लीची लीची कर रही है? पैसे कहाँ है मुझ पे? गर्मी के सीजन में तो मेरा भी लीची खाने का मन कर रहा है। मेरा भी माँ जी। बेचारे इतने गरीब हैं कि लीची को सिर्फ देख सकते हो, उसे खा नहीं सकते। पैसे जो नहीं है, लेकिन भैया मैं तो अमीर हूँ। जरा मुझे 2 किलो लीची दे दीजिए, और अच्छी देना। मेरे घर में आज सब लीची ही खाएंगे। रूषा, तू बोले तो मैं तुझे भी लीची दिला दूं, पैसों की कमी नहीं है। नहीं, लीची वाले के सामने दिखावा करके अपने पैसे खर्च करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। हम अपने आप खुद खरीद कर लीची खाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा मेरी माँ जी ने। अच्छा, फिर तो लगता है अगले जन्म में ही लीची खाओगे। तभी तीनों सास बहू घर में चली जाती हैं और सुशीला भी अपने घर जाकर लीची खाती है। शाम होती है कि गवर्नमेंट ऑफिसर बुलडोजर लेकर इलीगल प्रॉपर्टी पर आम लोगों के घर तोड़वा देते हैं। उसमें से एक घर उषा देवी का भी था, जिसके लिए वो सब घर से बाहर आकर लड़ने लगते हैं। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे हमारे घर को तोड़ रहे हैं? हटिए यहाँ से। हाँ हटिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। हम ऐसा कर सकते हैं और हमारे पास ऑर्डर आया है। जिस जगह पर आपका घर बना है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी 2-3 पीढ़ी यहाँ कब से रह रही हैं। तुम लोगों के पास कानूनी कागजात हैं तो दिखा दो, वरना चुप रहो। तुम गरीब लोगों की यही दिक्कत होती है, हर जमीन को अपना बना लेंगे। चले लीची खाने, घर भी अपना नहीं है इनका तो। सुशीला हंसती है। गरीब परिवार के सामने उनके घर को तोड़ दिया जाता है। इतने में तीनों बेटे आते हैं और अपनी माँ को संभालते हैं। रहने के लिए सिर पर छत नहीं बची थी, जिसके बाद वो चलते हुए जंगल में आ जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भगवान, ये हम कहाँ आ गए? हमारे सर से छत गई, सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं इस जंगल में सुरक्षित रहेंगे भी या नहीं। कुछ खाने को तो है नहीं बच्चों, बेहतर होगा हम सो जाएं, कल सुबह देखते हैं। ये कहकर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों उठकर काम पर चले जाते हैं। सास बहू पेट के गुड़गुड़ से परेशान होती हैं। माँ जी, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे पेट में चूहे नहीं, हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं। मेरे भी, और प्यास भी लग रही है। काश लीची मिल जाती जिससे भूख प्यास दोनों शांत हो जाती। तभी एक औरत टोकरी भरकर लीची ले जा रही होती है कि एक लीची का गुच्छा वहीं गिर जाता है, जिसे सास उठा लेती है। लगता है बहू भगवान ने हमारी सुन ली, लेकिन इसमें सिर्फ 7 लीची हैं, जो हम सब एक एक खा लेंगे। सिर्फ एक? ठीक है माँ जी। उषा जैसे ही लीची तोड़ती है कि एक शेर वहां घुर्राते हुए आ जाता है। डर के कारण उषा के हाथ से लीची का गुच्छा पीछे के कुएं में जा गिरता है। तभी एक जंगली जानवर शेर की तरफ आता है, जिससे वो डर कर भाग जाता है। इसके बाद तीनों सास बहू की सांस में सांस आती है कि रेनू के सामने बंदर का बच्चा लीची खाने के लिए कुएं में कूद जाता है, जिससे वो तीनों परेशान हो जाती हैं। हे भगवान, ये कुआं तो बहुत गहरा है, अब लीची भी नहीं खा पाएंगे। हमें उस बंदर के बच्चे को बचाना है।
बहुओं ये बहुत हल्की रस्सी है, हमारे पास टाइम नहीं है, उस बंदर के बच्चे को बचा लो, खाने का जुगाड़ तो हम कहीं और से कर लेंगे। हाँ माँ जी। तब मनीषा कुएं में बाल्टी फेंककर बंदर के बच्चे को बाहर लाती है कि वो बंदर का बच्चा जादुई रोशनी में जलराज बन जाता है। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपको ये लीची दे रहा हूँ। ये क्या है? हमें ये लीची नहीं खानी, तुम कोई मायावी हो। मुझसे डरिए मत, ये आपकी एक परीक्षा थी जिसमें आप पास हो गई। आपको इतनी भूख लग रही थी, उसके बाद भी आपने लीची न लेकर मुझे बचाया। और ये कोई साधारण लीची नहीं है, ये जादुई 7 लीची है जिनका उपयोग आप किसी भी तरीके से कुछ भी पाने के लिए कर सकती हैं। अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर जलराज कुआं समेत गायब हो जाता है। तब रेनू, माँ जी ये जादुई लीची है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो भूख लग रही है, लीची खाने दो। अरे पागल है क्या बहू, सुना नहीं तूने, ये 7 जादुई लीची हैं। पहले हमें घर चाहिए, इसलिए हम इस जादुई लीची से वही मांगेंगे। प्यारी लीची, अच्छी लीची, मन चाही दे दो चीजी, यानी घर। तभी चमचमाती रोशनी में एक बड़ा सा लीची का घर आ जाता है, जिसके अंदर घुसते ही उन्हें बहुत ठंडक महसूस होती है। वाह, ये घर तो बहुत अच्छा है और इसके अंदर से लीची की खुशबू भी आ रही है। और लेकिन हम खा नहीं सकते, हमें भूख लग रही है। माँ जी दूसरी लीची का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, मुझे इस्तेमाल करना है, दीजिए माँ जी। प्यारी लीची, अच्छी लीची, मनचाही दे दो चीजी, यानी ढेर सारा बढ़िया बढ़िया खाना। तभी जादुई रोशनी में ढेर सारा बढ़िया बढ़िया खाना आ जाता है, जिसे सास बहू आराम से खाती हैं। वाह, ये तो ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम भी, शाही पनीर, मटर पुलाव, सब मजा आ गया। इतना सारा खाना है, उनके लिए भी बचा देंगे। सच में बहू अब जाकर तृप्ति हुई है, वरना जब से पेट में स्कूटर चल रहा था। खाना खाकर सब लीची के घर पर सो जाते हैं, लेकिन उठने पर उनकी कमर में दर्द होता है। बाप रे, यहाँ जमीन पर सोने में तो कमर अकड़ गई। मेरी भी माँ जी, यहाँ पर लीची का घर तो है, लेकिन लीची के घर में सामान नहीं है। एक जादुई लीची का इस्तेमाल कर लेते हैं और अब मैं करूंगी। प्यारी लीची, अच्छी लीची, मनचाही दे दो चीजी, यानी घर का सामान। तभी जादुई रोशनी में लीची के घर में लीची से बना घर का सामान आ जाता है, जहाँ अलग अलग बेड, डाइनिंग टेबल, किचन, अलमारी, सोफा इत्यादि होता है। वाह, हमारा लीची का घर तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है, हर चीज लीची की है। अगली जादुई लीची का इस्तेमाल माँ जी मैं करूंगी। फिर उनके पति आ जाते हैं, जो ये सब देखकर बहुत हैरान थे, और उनकी पत्नी दिन में हुई पूरी कहानी को उन्हें सुना देती है। देखते ही देखते उनके 3 दिन अच्छे से गुजर जाते हैं। चौथे दिन प्रियंका जादुई लीची का इस्तेमाल करके लीची की साड़ी मांगती है, जिन्हें पहनकर चारों बहुत सुंदर लगती हैं। वाह माँ जी, मेरी ये जादुई लीची की साड़ी का कमाल कर गया, हम बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। चलिए उस घमंडी सुशीला आंटी के पास चलते हैं, उन्हें जलाते हैं। हाँ हाँ बहू चल। अपनी जादुई लीची को घर में सुरक्षित रखकर वो चारों सुशीला के पास पहुंच जाती हैं, जहां उनकी साड़ी देख आसपास की औरतें उन्हें घूरती रहती हैं। क्या हुआ, तुम सबकी आंखें फटी की फटी क्यों हैं? सुशीला तेरी भी, क्या बोल रही थी तू हमें कि हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा लीची खाने के लिए? अरे हम तो लीची की साड़ी पहन कर आए तेरे सामने, अब बोल तू लीची की साड़ी पहन सकती है? नहीं माँ जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। सुशीला आंटी 100 जन्म भी ले लेंगी ना, तब भी लीची की साड़ी नहीं पहन पाएंगी। तभी सुशीला का मजाक उड़ाकर तीनों सास बहू घर आ जाती हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अब तक लीची नहीं खाई, तो एक लीची का इस्तेमाल करके वो ढेर सारी लीची मांग लेती हैं, जिसे वो खा लेती हैं। और शाम को उनकी चौखट पर एक गरीब औरत अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा दहेज मांगती है कि सास जादुई लीची का इस्तेमाल करके उसे एक पोटली में कुछ गहने दे देती है। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए जो किया ना, मैं बयान नहीं कर सकती। अब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मुझे खुशी है हम आपके काम आए। यह सुनकर वो औरत चली जाती है। 2 दिन बाद तीनों बेटों की नौकरी छूट जाती है, जिससे घर में सब उदास होते हैं। बेटा खाना खा लो। नहीं माँ, भूख नहीं है। अच्छा, आपको क्या खाना है बताओ, हमारे पास जादुई लीची है, उससे कुछ मंगवा देती हूँ। रेनू तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये हमारे पास आखिरी 7वीं लीची है, 6 लीचियां हम बर्बाद कर चुके हैं। माँ जी, अब हमें इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि हम तीनों मेरे पति का कारोबार बन जाए। बिल्कुल ठीक बोला बहू, और मुझे पता है कि क्या करना है। प्यारी लीची, अच्छी लीची, मनचाही दे दो चीजी, यानी लीची का खेत और लीची का कारोबार। तभी जादुई रोशनी में एक बहुत बड़ी लीची की फैक्ट्री होती है, तो दूसरी तरफ लीची का बगीचा होता है, जहाँ ढेर सारी लीचियां ही लीचियां होती हैं। बाप रे बाप,
माँ मैं तो सोच भी नहीं सकता था आपका दिमाग इतना तेज चलता है। अब तो हम लीची का बड़ा व्यापार कर सकते हैं, इसे मार्केट दुकान में भी बेचेंगे और इस फैक्ट्री में लीची की कोल्ड ड्रिंक और टॉफी बनाकर बेचेंगे। हाँ मेरे बच्चों। इस तरह गर्मी के मौसम में तीनों भाई खेत और कारोबार में इतनी मेहनत करते हैं कि 8 महीने बाद उनके नाम की लीची की टॉफी, लीची की कोल्ड ड्रिंक और लीची मार्केट में बिकती है, जिससे कि वो अपने लिए एक बड़ा बंगला भी ले लेते हैं। लेकिन लीची का घर हमेशा उनके पास रहता है, जहां वो अक्सर गर्मियों में पिकनिक के लिए जाया करते हैं। भाभी आप मेकअप तो बहुत अच्छा करती हैं। हाँ, क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, वो मेकअप करना जानती थी, मैंने उसी से मेकअप करना सीखा है और मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। मुझे तो शौक भी है मेकअप करने का। निशा की यह बात सुन अब शांति सब्जी लेने वाले सभी ग्राहकों को अपनी बहू के मेकअप करने के बारे में बताती है। तो घर के बाहर शांति से सब्जी ले रही ये सुनकर सब औरतें उससे बोलती हैं, अरे वाह शांति, तेरी बहू मेकअप करना जानती है और तूने मुझे बताया भी नहीं। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, हम गरीबों के पास इतने पैसे नहीं है कि किसी मेकअप आर्टिस्ट को रख सके। अपनी बहू से बोलना थोड़े कम पैसों में मेरी बेटी का ब्राइडल मेकअप कर दे। अपनी बहू का पहला ग्राहक देख शांति बहुत खुश होती है और रात को सब्जी बेचकर जब वो अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाने बैठती है तो अपनी बहू से इस बारे में बात करती है। पर माँ जी, मेरे पास मेकअप का सारा सामान नहीं है, मैं कैसे किसी का पूरा मेकअप कर पाऊंगी? तो क्या हुआ निशा, मैं रोज सुबह सब्जी मंडी तो जाता ही हूँ, वहीं पर मेकअप प्रोडक्ट मिलते हैं, तो मेरे साथ चलना और अपना सामान भी ले लेना। अपने घर वालों के कहने पर अगले दिन निशा दीपक के साथ सब्जी मंडी जाती है। जहां दीपक सब्जी मंडी से सब्जी लेता है तो वहीं निशा मेकअप का कुछ सामान लेती है और घर आती हुई जहां पति के सिर पर सब्जियां होती हैं तो वहीं निशा के हाथ में मेकअप का सामान होता है, जिसे देख अमीर पड़ोसन आरती कहती है, निशा, मेकअप का सामान लेने से अच्छा था कि तुम 2 पैसे जोड़कर एक स्कूटी ले लेती। तुम्हारा पति डेली सब्जी मंडी धक्के खाकर जाता है, अगर खुद की स्कूटी रहती तो स्कूटी पर सब्जी रख तो ले आता। इस तरह तुम दोनों पति पत्नी सर पर सामान रखकर नहीं लाते। आरती की बात सुनकर निशा उदास अपने घर में जाती है और दीपक सब्जी बेचने के लिए ठेला लेकर बाहर जाता है। थोड़ी देर बाद जब शांति घर के बाहर सब्जी बेच रही होती है तो उसके पास एक लड़की सब्जी लेने आती है। आंटी 2 किलो आलू दे दो। और हाँ, माँ कह रही थी कि भाभी को मेकअप करना आता है, कल मेरी दोस्त की शादी है, क्या भाभी मेरी मेहंदी लगा देंगी और मेरा मेकअप कर देंगी? हाँ दीपा, क्यों नहीं, अभी मुन्ना भी सो रहा है, तुम आ जाओ, मैं अभी तुम्हारी मेहंदी लगा देती हूँ, पर कल जब आना तो बता देना, घर आ जाऊंगी मेकअप करने तुम्हारा। दीपा सब्जी लेकर घर जाती है और वापस मेहंदी लेकर आती है और निशा उसकी मेहंदी लगाती है और अगले दिन उसके घर जाकर सुंदर सा मेकअप करती है। और जब वो घर से निकलती है तो गांव वाले निशा के द्वारा किया गया दीपा का मेकअप और मेहंदी देख काफी हैरान होते हैं और उससे ही मेकअप करवाने लगते हैं। इस तरह अब निशा के पास धीरे धीरे काम आने लगता है। ऐसे ही एक दिन, माँ मैं तुम्हारी जगह कुछ देर सब्जी बेच लेती हूँ, तुम अंदर जाकर खाना खा लो। सास अंदर जाती है जहां वो बहू को एक औरत का मेकअप करते देखती है। अच्छा हुआ माँ जी जो आप आ गई, देखिए ना मुन्ना ने मुझे परेशान कर रखा है, आप इसे खाना खिलाकर सुला दीजिए ना, मेरे कस्टमर को लेट हो रहा है, पार्टी के लिए मुझे इन्हें तैयार करना है। हाँ बहू, मुन्ने को मैं संभाल लूंगी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। सरला आंटी को जानती है ना, जो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर रहती है, उनकी बहू का रिसेप्शन है और उन्होंने अपनी बहू को सजाने के लिए तुझे बुलाया है। नहीं माँ जी, मना कर दीजिए, मैं इतना दूर कैसे जाऊंगी, और मुन्ना भी इतना परेशान करता है, और रात की पार्टी है, मैं अकेली कैसे रात को आऊंगी जाऊंगी। घर में कोई गाड़ी न होने की वजह से निशा अपने एक ऑर्डर को कैंसिल कर देती है और ये देख शांति को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद जब वो दोबारा से घर के बाहर बैठकर सब्जियां बेचने लगती हैं तो एक बार फिर आरती अपनी स्कूटी से घर आती है और अपना कुछ सामान स्कूटी से उतारते हुए शांति से कहती है, क्या हुआ काकी, इतनी उदास क्यों हो? जब मैं जा रही थी तब तो तुम बहुत खुश थी, आखिर इतनी दूर से तुम्हारी बहू के लिए इतना बड़ा ऑर्डर जो आया था, क्या हुआ, ऑर्डर कैंसिल हो गया? ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, मेरी बहू ने ही मना कर दिया, कहती है दूर है। इसीलिए तो कहती हूँ काकी, अगर स्कूटी होती तो दूर जगह पर जाकर भी तुम्हारी बहू अपना ऑर्डर पूरा कर पाती, पर आप सब तो गरीब हैं, कहाँ से लेंगे स्कूटी? आरती अपनी स्कूटी का शो ऑफ करके चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार 5 किलोमीटर दूर एक ब्राइडल मेकअप का ऑर्डर आता है, पर निशा इस बार अपना ऑर्डर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपना मेकअप का सामान एक छोटे से बैग में भर देती है और जैसे ही घर से निकलने लगती है मुन्ना उसे परेशान करने लगता है। मुझे माँ के साथ जाना है। भाभी आप जाओ, मैं संभाल लूंगी मुन्ना को, मैं हूं ना।
काजल के कहने पर निशा रोते हुए अपने बेटे को छोड़कर अपना मेकअप का सामान लेकर ऑर्डर पूरा करने के लिए जाती है। जहां वो जैसे ही पहुंचती है तो उसकी क्लाइंट कहती है, अरे बहन, तुम काफी लेट हो गई हो और बड़ी थकी लग रही हो, अपनी स्कूटी से नहीं आई क्या? माफ करना, मैं बस से आई हूँ ना, इसलिए लेट हो गई। आप बताइए ब्राइट कहाँ है? हाँ चलो, अंदर कमरे में है। इतना बोलकर वो औरत निशा को अपनी बेटी के पास लेकर जाती है और निशा जल्दी जल्दी उसका मेकअप करने लगती है। और कुछ देर बाद निशा मेकअप करके अपना मेकअप का बैग लेकर दोबारा घर आती है और वो इतनी ज्यादा थक जाती है कि अपने बेटे पर भी ध्यान नहीं दे पाती और सो जाती है। तो वहीं शांति आज अकेली सारी सब्जी घर में रखती है और काजल मुन्ने के साथ साथ सभी को खाना देती है। सब खाते हैं। बस का सफर करने की वजह से बहू कितना थक गई। अब तो मुझे भी लगता है कि घर में एक स्कूटी होनी चाहिए। मैंने तो सोच लिया मैं कुछ पैसे जोड़कर किस्तों पर स्कूटी निकलवाऊंगी। पर माँ, हम गरीब सब्जी बेचकर किस्त के कैसे पैसे भरेंगे? मैंने सोच लिया, और रही किस्त भरने की बात तो मैं अकेले भर लूंगी, तो रहने दे। इतना बोलकर खाना खाकर शांति सो जाती है और अगले दिन एक बार फिर सुबह होते ही अपने बेटे को घर में अकेला छोड़ निशा ब्राइडल मेकअप के लिए बस के धक्के खाते हुए वेन्यू पर जाती है, जहां वो कुछ लेडीज और ब्राइडल का मेकअप करके जब घर आने लगती है तो बस में भीड़ होने की वजह से धक्का मुक्की में उसकी मेकअप किट टूट जाती है और घर जाकर वो काफी ज्यादा परेशान होती है। ये कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन बहुत महंगा था, इतनी मुश्किल से पैसे जोड़कर मैंने खरीदा था, मेरा कितना नुकसान हो गया। बहू, अगर तेरे पास आज स्कूटी होती तो बस में धक्के खाने की वजह से तेरा इतना नुकसान ना होता। अपना नुकसान देख निशा उदास होकर सो जाती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है और उससे चला भी नहीं जाता। इसके बाद काजल मदद मांगने के लिए आरती के पास जाती है। भाभी, आपके पास तो स्कूटी है, आप मेरे साथ अपनी स्कूटी पर मेरी भाभी का दवाई दिलवाने ले चलो ना। मैंने ये स्कूटी अपनी जरूरत के लिए ली है, ना कि लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए। आरती की ऐसी बात सुनकर काजल उदास घर आती है, जिसके बाद दीपक रिक्शा में बैठकर निशा की दवाई दिलाकर लेकर आता है। अब शांति जल्द से जल्द स्कूटी लेकर आने का फैसला करती है और अपने सारे पैसे जोड़कर किश्तों पर एक स्कूटी निकलवाती है और घर के बाहर नई स्कूटी रखती है जिसमें रिबन लगा होता है। बहू, आज शाम को तुझे मेकअप करने के लिए बस से धक्के खाते नहीं जाने होगा, तू मेरे साथ चल, तेरे लिए एक सरप्राइज है। शांति आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी बहू को बाहर ले जाती है और पट्टी हटाने पर अपने सामने स्कूटी देखते ही निशा बहुत खुश होती है और रोने भी लगती है। ये स्कूटी मेरे लिए है, पर आपके पास पैसे कहाँ से आए? अभी सिर्फ 10,000 देकर किस्तों पर निकलवाई हमने स्कूटी। अब घर में खुद की स्कूटी है, कुछ दिन में तुम चलाना भी सीख जाओगी और उसके बाद अपनी स्कूटी लेकर जितना दूर हो उतने दूर का मेकअप का ऑर्डर पूरा करने के लिए जाना। स्कूटी देख निशा बहुत खुश होती है और बहुत जल्द ही वो स्कूटी चलाना सीख जाती है। अब वो जब बाहर काम के लिए जाती और मुन्ना उसे परेशान करता तो वो 2 चक्कर मुन्ने को स्कूटी पर बिठाकर घुमा देती और खुद पार्टी में जाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जैसे ही निशा स्कूटी पर बैठकर जाने के लिए स्कूटी स्टार्ट करती है, पीछे से शांति आवाज देती है, अरे बहू, तू ये हेलमेट भूल गई, इसे लगा ले, सेफ्टी पहले है। वो माँ जी, मुझे जल्दी पहुंचना है ना, इसलिए भूल गई हेलमेट, लाइए मैं लेट हो रही हूँ। निशा हेलमेट पहनती है और जल्दी से स्कूटी चलाकर अपने क्लाइंट के घर पहुंचती है और उसे कॉल करके बाहर बुलाती है। मैं अपनी स्कूटी कहाँ लगाऊं? आप यहीं लगा दीजिए, कोई नहीं लेगा, ये गार्ड अंकल बैठे हैं, देख लेंगे। ठीक है फिर। निशा अपनी स्कूटी पार्क करके बाहर जाती है और स्कूटी की चाबी गार्ड को देकर मेकअप बॉक्स लेकर अंदर चली जाती है और 2 घंटे में उसका मेकअप करके टाइम से घर पहुंच जाती है। ऐसे ही एक दिन, निशा, मैं मंडी जा रहा हूँ, अगर तुम्हें अपने मेकअप के लिए कोई सामान चाहिए हो तो मुझे बता दो। दीपक जी, आज मुझे कहीं नहीं जाना, आप स्कूटी लेकर चले जाओ। अब हमारी खुद की स्कूटी है, घर में बस के धक्के खाने की क्या जरूरत है। अब दीपक मंडी स्कूटी लेकर जाता है तो वहीं शांति घर के बाहर अपनी बेटी को सब्जी बेचने के लिए बोलती है और खुद अपने बेटे का ठेला लेकर गली गली में जाकर सब्जियां बेचती है। समय यूं ही बीतता है और पूरा परिवार जहां सब्जी बेचकर पैसा जोड़ता है तो वहीं निशा स्कूटी पर जाकर लोगों का मेकअप करने दूर दूर जा पाती है। ऐसे ही एक दिन वो स्कूटी चलाती हुई खुद से बातें करती हुई जा रही थी। स्कूटी आने से कितनी आसानी हो गई है मुझे, इसमें सामान भी आ जाता है और थकान भी नहीं होती, साथ में घंटों का रास्ता मिनटों में तय हो जाता है। आखिर बहन, तुमने भी स्कूटी ले ही ली, टाइम से पहुंची इस बार। पिछली बार तुम भले ही लेट हो गई थी पर मेकअप अच्छा किया था, इसलिए तुम्हें दोबारा बुलाया है अपनी दूसरी बेटी की शादी में ब्राइडल मेकअप के लिए। चलो जल्दी, अब अंदर बारात आने वाली है।
जी, स्कूटी की जरूरत थी तो मेरी सास ने मुझे ये दिलाई है। उन्हें मेरा बहुत ख्याल है। चलिए अब अंदर चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। इस तरह निशा स्कूटी से टाइम से वेन्यू पर पहुंचती है और ब्राइडल मेकअप करके अच्छे पैसे कमाती है और किश्त भरती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब स्कूटी लेकर निशा बाहर जा रही होती है तो वो देखती है कि आरती घर के बाहर वाली सीढ़ियों से उतर रही है और उसका पैर फिसल जाता है। अरे मोरी मैया, कोई आओ, मुझे बचाओ। मेरे घर में तो कोई है भी नहीं, मेरी तो स्कूटी भी खराब है, लगता है मेरी कमर टूट गई। अब मैं क्या करूं? अरे कोई बात नहीं आरती बहन, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपनी स्कूटी से डॉक्टर के पास ले चलूंगी। सच में निशा, तुम मुझे अपनी स्कूटी पर डॉक्टर के पास लेकर जाओगी? पर जब तुम्हारी तबीयत खराब थी मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, हमेशा अपनी स्कूटी का शो ऑफ किया, और तुम आज मेरी मदद करोगी? तो क्या हुआ आरती, और ये स्कूटी हमने इसीलिए ली है ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। अगर मैं तुम्हारी आज मदद नहीं कर पाई तो मेरे घर में स्कूटी होने का क्या फायदा। मुझे माफ कर दो निशा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। निशा सास की मदद से आरती को हॉस्पिटल लेकर जाती है स्कूटी चलाकर। अब कुछ देर में निशा का पूरा परिवार आ जाता है और उस दिन आरती को एहसास होता है कि एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, फिर चाहे वो गरीब सब्जी बेचने वाला ही क्यों ना हो।